पायल से सुंदर पायल की जानकार है, सभी करके आप बहुत सुंदर है, और आपसे सुंदर आपका व्यवहार है। ऐसे हमारे शिक्षा मंत्री बोल सके होना था। मां सरस्वती के इस मंदिर में आज के कार्यक्रम में मंच पर आसी संत शिरोमणि को प्रणाम। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय रामेश्वर जी रणवा साहब, आदरणीय हनुमान सिंह जी शेखावत साहब, पूर्व विधायक आदरणीय चौधरी दिलसुख राय जी, पूर्व विधायक मेरे भाई गोवर्धन वर्मा जी, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, आदरणीय हरिराम रणवा साहब, मालावत साहब बीकानेर से पधारे हैं, आदरणीय गुरु जी रामनिवास जी, तमाम सम्मानित मंच जो लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बाहर से पधारे हैं, उन समस्त सम्मानित मंच पर बैठे हुए माननीय अतिथियों का स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत अच्छा कार्यक्रम, आप सब लोग पधारे। एक नई शिक्षण संस्थान की शुरुआत डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी ने और उनकी टीम ने की। मैं समझता हूं आज समय की आवश्यकता भी है, जरूरत ये इस बात की कि हमारे बच्चों को हम किस प्रकार क्वालिटी की और अच्छी शिक्षण व्यवस्था के साथ में हम उनको अध्ययन कराएं, उनको अच्छी शिक्षा दें, जिससे आने वाले समय में उनका सर्वांगीण विकास हो और हमारे देश प्रदेश का नाम वो रोशन कर सके। मुझे 2005 से यहाँ के जनप्रतिनिधि होने का अवसर आप सबके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। 2005 में मैं पंचायत समिति का प्रधान बना। 2008 में आप सबने आशीर्वाद देकर के राजस्थान की विधानसभा में मुझे भेजा। जिस दल से मैं यहाँ से विधायक बन करके गया, उसकी सरकार बनी। मेरे से जितना बन पड़ा मैंने करने का प्रयास किया। कभी भी राजनीति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और 2013 में पुनः आप सबके आशीर्वाद से राजस्थान की विधानसभा में मुझे जाने का अवसर मिला। अब की बार सरकार मेरे पक्ष में नहीं थी। जिस दल से मैं गया वो सरकार में नहीं थे, लेकिन आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी दुआएं कि राजस्थान की विधानसभा में प्रतिपक्ष के रूप में जो मुझे दायित्व है आप सबने देकर के वहां भेजा था। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपकी समस्याएं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो किसान से संबंधित समस्या हो, चाहे युवाओं से संबंधित हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे महिला के सुरक्षा की बात हो, चाहे बिजली की हो, पानी की हो, खाद की हो, चाहे कानून व्यवस्था की हो, समस्त मुद्दों के ऊपर मैंने जनता की भावनाओं के अनुरूप राजस्थान की विधानसभा में आप सबका पक्ष रखने का काम किया। राजस्थान की मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हमारे मेघवाल साहब, कैलाश जी मेघवाल साहब ने और उनकी टीम ने मुझे आप सबकी समस्याओं को राजस्थान की विधानसभा में रखने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक का दर्जा भी दिया। आप सबने पुनः आशीर्वाद देकर के मुझे राजस्थान की विधानसभा में तीसरी बार लगातार भेजा। सेवा का यह अवसर आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, आपकी कृपा से मिला। अब की बार दायित्व शिक्षा राज्य मंत्री के रूप में मुझे मेरी पार्टी ने दिया। मैं एक शिक्षक का बेटा, मेरे पिताजी शिक्षक थे और एक शिक्षक के बेटे को शिक्षा राज्य मंत्री का दायित्व मिला। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। मेरे जीवन का
वो एक बहुत ही एक तरीके से अद्भुत क्षण था, जिसके साक्षी आप थे, जिसके निर्माता आप थे, जिसके निर्देशक आप थे, जिसके कर्ता रहता आप थे। आप सबके कारण से मुझे तीसरी बार विधानसभा में जाने का मौका मिला और राजस्थान में सरकार ने शिक्षा मंत्री के रूप में दायित्व प्राप्त करने का जो आपने अवसर प्रदान किया, मैं समझता हूं, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि अब जिम्मा मेरे ऊपर प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार की हो, कैसे हमारी क्वालिटी की एजुकेशन हमारे बच्चों को मिले, कैसे हमारी प्रारंभिक शिक्षा मजबूत हो, कैसे हमारे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में विषय अध्यापक वहां पर पहुंचे, कैसे जो भौतिक सुविधाएं हैं वो वहां पर पूरी हो। और इसके साथ साथ ये भी दायित्व शिक्षा मंत्री के रूप में प्राप्त हुआ आपके आशीर्वाद से कि हमारे निजी शिक्षण संस्थानें जो हमारे राजस्थान में अपना दायित्व बखूबी निभा रही हैं, उन निजी शिक्षण संस्थानों में भी किस प्रकार से उनको उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाया जा सके, जिससे हमारे जो बच्चे हैं, प्रदेश के जो बच्चे हैं, वो कैसे अच्छी शिक्षण संस्थान में अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अपने भविष्य का निर्माण कर सके। मैं जब शिक्षा मंत्री बना तो मुझे कहा गया कि क्या सरकारी शिक्षण संस्थानों के बारे में ही आप फोकस करेंगे या निजी शिक्षण संस्थानों के बारे में। मैंने एक ही बात कही थी कि हमारा जो घोषणा पत्र है उसमें बहुत साफ स्पष्ट है, जो एक सरकारी दस्तावेज बन चुका है, उसमें बहुत ही साफ स्पष्ट है कि हमारी सरकारी शिक्षा को हम किस प्रकार से गुणात्मक और रोजगारोन्मुखी एजुकेशन की ओर हम बढ़ा सकें, उसमें दे सकें हमारे बच्चों को। और हमारे जो निजी शिक्षण संस्थान हैं, जो कमजोर निजी शिक्षण संस्थान जिनका प्रारंभ अभी होना है या हो रहा है, या जिनको सरकारी सहायता की, उनको संबल प्रदान करने की, उनको ऊर्जा प्रदान करने की आवश्यकता है, उन सबको भी हम ऊर्जा प्रदान करें। क्योंकि आज जो सरकारी विद्यालयों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 80-82 लाख के करीब हैं, और निजी शिक्षण संस्थानों में बच्चे पढ़ने वाले हैं वो 90-92-96 लाख के लगभग बच्चे पढ़ते हैं। तो हमारी सरकारी शिक्षण संस्थानों में जितने बच्चे पढ़ते हैं उससे कहीं ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में निजी शिक्षण संस्थानों में हमारे बेटे और बेटियां पढ़ते हैं। इसलिए उन सबको सम्मिलित करते हुए हम किस प्रकार से हमारे प्रदेश में अच्छी शिक्षा बच्चों को दे सके, इसका प्रयास करना चाहिए। जब मुझे डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको एक विद्यालय जो हम आदर्श कॉन्वेंट स्कूल नेचवा के रूप में हम स्थापित करने जा रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने एक ही क्षण में डॉक्टर साहब को ये कहा मैं निश्चित रूप से आऊंगा। इसके पीछे दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि मेरे पिताजी शिक्षक थे, इसलिए मैं हमेशा शिक्षण संस्थानों, गुरुजनों और शिक्षकों और विद्यार्थियों के प्रति मेरा भाव सबसे अव्वल रहता है कि मैं एक शिक्षक का बेटा होने के नाते कैसे शिक्षण संस्थानों को हम ज्यादा आगे बढ़ाएं और कैसे हमारे आने वाली पीढ़ी को हम अच्छी शिक्षा दें। इसलिए किसी भी विद्यालय, क्योंकि देखिए विद्यालय कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, गुरु कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। इस शिक्षण संस्थान में एजुकेशन लेने वाला बच्चा भी देश का बहुत बड़ा विद्वान, देश का बहुत बड़ा साइंटिस्ट, देश का बहुत बड़ा नेता बन सकता है। गुरु कोई छोटा नहीं होता है, गुरु महान, इसीलिए गुरु को महान कहा है कि सभी जगह जो भी गुरु हैं अपने बच्चों को शिक्षण संस्थानों में हो चाहे बाहर हो, शिक्षा अच्छी गुणात्मक शिक्षा, संस्कारी शिक्षा देने का काम करते हैं, वो हमारे सबके लिए वो महान है। तो मैंने कहा निश्चित रूप से एक कारण ये रहा। दूसरा ये भी कारण था कि हमारे प्रदेश में सरकारी विद्यालयों में इंग्लिश मीडियम से कोई भी विद्यालय नहीं है, और मैं समझता हूं
हमारे बच्चों को आज इस दुनिया के प्रतिस्पर्धात्मक युग में, इस कंपटीशन के युग में हमारे बच्चों को वो क्वालिटी की अच्छी एजुकेशन चाहिए जिससे वो आने वाले जमाने में पूरे देश दुनिया में अपना नाम कमा सके और उनके कंपटीशन में भाग ले सके। आज आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर का कितना जमाना आ गया, कहाँ कंप्यूटर की बात ही नहीं करते थे, कोई जानता तक नहीं था। इंग्लिश मीडियम की कोई बात ही नहीं करते थे। बड़े घराने सेठ साहूकार जो अजमेर में सुनते थे, देव कॉलेज और इस तरीके से बहुत या पिरानी बीट्स में स्कूल हुआ करते थे। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम का कोई विद्यालय नहीं होता था। और इसके कारण से हुआ क्या कि आप सब देख सकते हो कि आज जितने भी यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के अच्छे इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, वो सारे के सारे, चाहे वो रणमाजी का हो, चाहे प्रिंस वालों का हो, चाहे और कहीं का हो, वो टीचर जो लाते हैं वो कोई उत्तर प्रदेश से लाता है, कोई बंगाल से लाता है, कोई महाराष्ट्र से लाता है, कोई केरला से लाते हैं और बहुत दूर के बाहर के टीचर्स ला करके अपने हमारे बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। तो ये परिस्थितियां इसीलिए तो पैदा हुई कि हमारे बुजुर्गों ने शिक्षा के महत्व को तो समझा, लेकिन उस महत्व को समझने के साथ साथ जो दुनिया के अंदर कंपटीशन में भाग लेने के लिए जिस इंग्लिश मीडियम की, कंप्यूटर की जिसकी आवश्यकता थी, वो बहुत देरी से हम लोग यहाँ लाए और इसी की वजह से हमें दूसरी जगह से हमारे गुरुजनों को आयात करना पड़ता है कि आप दूसरे स्टेट से ला करके हमारे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। मैं कल परसों एक पब्लिक स्कूल थी, वहां पिपराड़ी के पास में गया था, तो वो अपने मंच के ऊपर से एक अपने स्टाफ का परिचय करा रहे थे। 15-16 व्यक्तियों का परिचय कराया। मैंने देखा एक भी राजस्थान का शिक्षक नहीं था। तो मैंने वहां भी यही कहा था कि निश्चित रूप से हम शिक्षा के क्षेत्र में शेखावाटी पूरे राजस्थान में अग्रणी है, लेकिन जो क्वालिटी की एजुकेशन, जो इंग्लिश मीडियम की एजुकेशन हम सबको अपने बच्चों को देनी है, उसका अभी तक भी अभाव है। इसलिए उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और इस आवश्यकता को आदरणीय हनुमान सिंह जी शेखावत साहब ने, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी ने इस इलाके के लिए इस पूर्ति करने का काम किया है। हम मेरी ओर से और विभाग की ओर से मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। अब देखिए, जमाने के हिसाब से चलना पड़ेगा, अगर नहीं चलेंगे तो हम लोग बिछड़ जाएंगे। इसलिए निश्चित रूप से इंग्लिश मीडियम का विद्यालय इस इलाके में नहीं था, बहुत कमी थी। आज मैं कई जगह मंच के माध्यम से कहता हूं कि मुझे गृह भारती विद्यापीठ कोठरी में 10वीं तक पढ़ने का, वहां पर शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे पिताजी चूंकि टीचर थे, नेचवा थे, जनरली फिर वो प्रधानाध्यापक थे, तो मैं यहाँ रहकर के गृह भारती विद्यापीठ कोठरी में पढ़ा। उस वक्त सरकारी विद्यालयों के अलावा जो निजी अनुदानित शिक्षण संस्थान थे, जिसमें गृह भारती विद्यापीठ कोठरी भी आता था, हिंदी विद्या भवन भी आता था, आपका जैन स्कूल भी आता था, लक्ष्मणगढ़ का बगड़िया स्कूल भी आता था। जब इनकी बात करते थे, हम लोग कॉलेज में गए तो लोगों ने परिचय जब बच्चे करने लगे तो पूछा कि आप कहाँ से पढ़ करके आए हो 10वीं क्लास में। मैंने कहा साहब ग्राम विद्यापीठ कोठरी से। तो एक तरीके से उसमें गर्व सा आया कि है आप ग्राम भारती विद्यापीठ कोठरी से पढ़ के आए हो, मतलब उसका एक अलग स्टेटस हुआ करता था। आज मैं समझता हूँ जब आने वाला समय आएगा तो निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, जब ये बच्चे यहाँ से अच्छी शिक्षा ग्रहण करके जाएंगे और दूसरी जगह जाएंगे, तो एक जमाना जब आएगा कि क्या आप आदर्श गवर्नमेंट स्कूल नेचवा के स्टूडेंट रहे हो, निश्चित रूप से वो गर्व से कहेगा हाँ मैं आदर्श गवर्नमेंट स्कूल नेचवा का छात्र रहा। ये चीज पैदा करने की आवश्यकता है, इसमें आगे हम लोगों को बढ़ने की आवश्यकता है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी की क्षमता पे, उनकी ऊर्जा पे, उनके व्यवहार पे, उनका जो कार्यशैली है उसके ऊपर हमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं करनी चाहिए। इनका जो जितना इनका कैरियर है यहाँ सीकर में, नेचवा में आने के बाद में सरकारी नौकरी आदरणीय हनुमान सिंह जी करते थे, उसके बाद से जब से आए हैं इन्होंने एक अपनी पहचान
बनाई है और साबित भी अपने आप को किया है। आज भी नेचुआ नहीं बल्कि पूरे जिले में, इलाके में अगर कोई बात आती है तो निश्चित रूप से, जैसे रमा जी कह रहे थे, डॉक्टर साहब का अपना अलग नाम है। ये अपने वसूलों के लिए, अपनी बात के लिए, अपने दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते हैं। निश्चित रूप से जो दृढ़ संकल्प डॉक्टर साहब आपने लिया है, हम सब, हमारा विभाग, हमारी सरकार आपके इस दृढ़ संकल्प के साथ में है। आप आगे बढ़िए, आने वाले इलाका आपको सैल्यूट करेगा। जो आपके यहाँ से बच्चे अपने भविष्य का, अपने निर्माण करके जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको दुआएं देंगे। और आने वाला समय एक ऐसा आएगा कि हम लोगों को लोग ये कहें जो राजनीति में रहते हैं कि आप आदर्श कम्युनिटी स्कूल में एक बच्चे का एडमिशन करा दीजिए, हम आपको कहें और आप कहने के बावजूद भी ना करें कि नहीं मैं मेरिट से लेता हूं, मेरे यहाँ किसी की सिफारिश नहीं चलती है, ये वक्त आना चाहिए। आज कई स्कूलें हैं, अब वो एक अलग बात है कि उनकी कई तरह की शिकायतें हैं, वो अपनी जगह हैं, हो सकता है वो सही हो गलत हो, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन मैं शिक्षा मंत्री के नाते मेरे पास में रोजाना 2-5 लोग ऐसे आते हैं कि साहब मुझे जयपुर के, अजमेर के या अमुक स्कूल में हमें हमारे बच्चे का एडमिशन करा दो। तो ये स्थितियां तब पैदा हुई है जब उन लोगों ने मेहनत की है, अच्छे शिक्षण संस्थान के रूप में अपनी छाप छोड़ी है, अच्छा क्वालिटी एजुकेशन देते हैं और अच्छे बच्चों का निर्माण करते हैं, उनके भविष्य का निर्माण करते हैं। तो ऐसी नौबत आती है, नहीं तो लोग घर जा जाके कहते हैं साहब मेरे यहाँ डाल दो, मेरे यहाँ डाल दो, और उसके बावजूद भी माँ बाप सोचता है मैं डालूं नहीं डालूं, खर्चा करूं नहीं करूं। लेकिन एक अच्छी शिक्षण संस्थान, अच्छा मैनेजमेंट अगर हो, अच्छे गुरुजन हो, तो निश्चित रूप से हर अभिभावक ये चाहता है कि आने वाले समय में मेरा बेटा और बेटी अच्छा पढ़े, वो गुणात्मक शिक्षा ग्रहण करे और आगे जाकर के अपने भविष्य का निर्माण करे। इसलिए पहले एक जमाना होता था जब एक बाप के अगर किसान के परिवार में 4 बेटे होते थे तो 2 बेटियां होती थी, तो 4 बेटों में से भी एक बेटे को पढ़ने का मौका मिलता था, बेटियों को तो पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता था। उसके बाद में समय ने करवट बदली। आप जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, साफा लगा के बैठे हैं, आपने इससे शिक्षा के महत्व को समझा और आपने कहा बेटी और बेटा समान है, मुझे पढ़ाना है, तो बेटी को भी पढ़ाने लगे और बेटे को भी पढ़ाने लगे। लेकिन फर्क थोड़ा सा रखते थे कुछ साल पहले तक कि बेटा इंग्लिश मीडियम के अच्छे स्कूल में पढ़ेगा और बेटी सरकारी में चली जाएगी, ज्यादा खर्चा नहीं करना। लेकिन इन बच्चियों ने मेहनत करके साबित कर दिया कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती हैं। और एक समय आज की तारीख में ऐसा है कि एक माँ बाप के अगर 2 बेटे और 2 बेटियां हैं तो वो चारों को एक स्कूल में पढ़ाएगा, बेटे और बेटी में फर्क नहीं करता है। ये अंतर जो बेटा है ये हमारे लिए, सबके लिए बहुत ही सुखद विषय है, बहुत अच्छी बात है। और अब तो एक जमाना और आगे बढ़ गया कि बेटे थोड़ा कम पढ़ने लगे। हमारी जो बेटियां हैं ना, इनके आप परसेंटेज देखो, जब आती है मेरिट वगैरह आती है तो ये और ही ज्यादा, बेटों से ज्यादा अव्वल काम करती हैं, अच्छे मार्क्स ला करके आगे बढ़ती हैं। अब जमाना एक और आ गया कि अगर एक माँ बाप की एक बेटी है, वो भी ये कहती है कि पिताजी मैं लंदन में पढ़ना चाहती हूँ, मैं यूएस में पढ़ना चाहती हूँ, मैं विदेश में पढ़ना चाहती हूँ, तो वो माँ बाप अपना कर्ज छुपाते हुए, अपने आर्थिक अभाव को छुपाते हुए भी ये कहता है कि बेटा मैं स्वस्थ हूँ, मेरे पास सब कुछ है तेरे को पढ़ाने के लिए, बेटी तुम जाओ विदेश में पढ़ करके अपना नाम रोशन करो, हमारा नाम रोशन करो, हमारे देश का नाम रोशन करो। और वो खुशी खुशी उस बेटी को भी विदा कर देता है और वो बेटी पढ़ करके आने हमारा देश का और हम सबका, अपने परिवार का नाम रोशन करती है। तो जो समय का बदलाव आया है, उस बदलाव का हम लोगों को लाभ लेना चाहिए, उसका लाभ उठाना चाहिए। और ऐसी शिक्षण संस्थानें जिनका मैनेजमेंट अच्छा हो, जिनके मैनेजमेंट करने वाले लोगों की सोच अच्छी हो, जो एजुकेशन से हमेशा वास्ता रखते हो। अब आप देखिए डॉक्टर लगने के बाद में बचता क्या है, आप बताइए, पीएचडी, इससे बड़ा तो कोई योग्यता होती नहीं है। तो जो व्यक्ति शिक्षा के महत्व को समझते हैं, जो मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं, अच्छा संचालन कर सकते हैं, उनके विद्यालय में अगर हम हमारे भविष्य को, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजेंगे तो निश्चित रूप से उनका उज्जवल भविष्य होगा। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आदर्श कॉन्वेंट स्कूल को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आने वाला समय हमारा सबका अच्छा हो,
इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का अच्छा होगा। निश्चित रूप से इसी कामना के साथ में डॉक्टर साहब को और पूरे परिवार को मैं बहुत बहुत मेरी ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपने ये जो बीड़ा उठाया है ये आपके कम काम आ सकता है, लेकिन हमारे आने वाली इस क्षेत्र की नई पीढ़ी और हमारे बेटे और बेटियों के लिए ज्यादा काम आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आपने जो ये संस्थान खोला है, ये दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति करे, हमारे बच्चों को अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा मिले। मैं सरकार की ओर से आपको इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी रूप में कैसा भी सहयोग जो सरकारी स्तर पर आपको चाहिए, उसके लिए सरकार कर संकल्पित है, क्योंकि सरकार सबकी होती है। 7 करोड़ लोगों को की अपेक्षाओं में सरकार को खरा उतरना होता है। और मैं तो हमेशा कहता रहता हूं कि हम लोग जो सरकार में बैठे हैं वो एक ट्रस्टी के रूप में काम करते हैं। पार्टियां केवल 15 दिन होती हैं, पार्टियों का क्षेत्र केवल 15 दिन होता है। 15 दिन के बाद में जब व्यक्ति एमएलए एमपी सरकार में मंत्री मुख्यमंत्री बनने की शपथ लेता है, उसके बाद में वो सबका होता है, सबके वेलफेयर के लिए उसको काम करने की वो जो प्रतिज्ञा लेता है उसके ऊपर काम करना चाहिए। इसलिए निश्चित रूप से आपने बुला करके इतने बड़ी संख्या में बड़े लोगों के सबके दर्शन लाभ का अवसर प्रदान किया। क्योंकि जब दोबारा आपकी बार इलेक्शन जीतने के बाद में, मंत्री बनने के बाद में समय भी नहीं मिला, काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके आशीर्वाद दिया था, उनसे भी मिलना नहीं हुआ। तो डॉक्टर साहब, शेखावत साहब, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरी जो एक कमी चल रही थी उसको भी आपने इससे के माध्यम से, उस उद्घाटन समारोह के माध्यम से पूर्ति कराने का काम किया है। आप सबके दर्शन लाभ का अवसर प्रदान किया, इसके लिए संस्थान का, इनके निदेशक महोदय का, डॉक्टर साहब का समझता आभारी हूँ। और आप निश्चित रूप से देख सकते हैं कि इस विद्यालय का बहुत ही उज्जवल भविष्य है। आप अपने बच्चों को भेज करके निश्चित रूप से उनके भविष्य निर्माण का एक अच्छा अवसर प्रदान करें। आप सबने बुलाया, हमारा सम्मान किया, इसके लिए संस्था का, निदेशक मंडल का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।